हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता के प्रकार और खतरे के बारे में, यानी बायोडायवर्सिटी क्या है, टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड थ्रेट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है चंदन कुमार और आप हमारे यूट्यूब चैनल एनवायरोसाई सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सके। तो सबसे पहले समझते हैं जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता हम किसे कहते हैं? बायोडायवर्सिटी को। बायोडायवर्सिटी को। अब बायोडायवर्सिटी में ये जो टर्म लगा हुआ बायो, ये जो शब्द है बायो, इस बायो का मतलब क्या होता है? यानी शाब्दिक शाब्दिक रूप से बायो का अर्थ होता है जीवन। इसका मतलब बायो का मतलब हुआ क्या? जीवन। और डायवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? विविधता, मतलब डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इसलिए जैव विविधता जीव मंडल में जीवन की विविधता और समृद्धि का अध्ययन है। यह पृथ्वी पर जीवन की परिवर्तनशीलता का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। यानी हमारे अर्थ में जितने भी वेरिएशंस है, लाइफ फॉर्म्स के वेरिएशंस है, चाहे वो स्पीसीज का हो या फिर जीन्स का हो या फिर इकोसिस्टम का हो, यानी पारिस्थितिक तंत्र का हो, आनुवांशिकता के आधार पे हो या प्रजाति पे हो, तो सभी में क्या है ना, वो परिवर्तनशीलता का वर्णन करने के लिए हम बायोडायवर्सिटी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किसी एक क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र की सभी प्रजातियों को संदर्भित करने के लिए अधिक विशिष्ट रूप से किया जा सकता है, क्योंकि ये पौधों, जीवाणुओं और जानवरों और मनुष्यों सहित सभी जीवित प्राणियों को संदर्भित करता है। अब हम देखते हैं जैव विविधता का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू जी रोजेन 1935 में किया था। यानी जैव विविधता जो शब्द है, इसका सबसे पहले वर्णन या प्रयोग डब्ल्यू जी रोजेन 1985 में किया था, और 1986 में एडवर्ड विल्सन ने अमेरिकी जैव विविधता फोरम में इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। मैंने यहाँ से 1980 सबसे पहले तो ये 1985 में इस शब्द का प्रयोग किया डब्ल्यू जी रोजन के द्वारा, और 1986 में यानी 1986 में एडवर्ड विल्सन ने अमेरिका में जैव विविधता का एक फोरम हो रहा था, उसमें इस टर्म को, यानी इस शब्द को और ज्यादा पॉपुलर किया, लोकप्रिय बनाया और संकल्पनात्मक प्रयोग किया। अब हम देखते हैं जैव विविधता के प्रकार, यानी टाइप्स इसके, या तो टाइप्स बोले या लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी बोल सकते हैं। तो जैव विविधता के मुख्यतः 3 स्तर पर बाँटा जाता है, यानी जैव विविधता को हम मुख्य रूप से 3 वर्ग में उसको वर्गीकृत करते हैं। पहला है हमारा आनुवांशिकता विविधता, यानी आनुवांशिकता के आधार पे प्रजातीय विविधता, और एक होता है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो एक है सबसे पहले समझते हैं आनुवंशिक विविधता, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो पृथ्वी पर कई प्रजातियां आनुवंशिक संबंधों के माध्यम से जुड़ी हुई है। एक प्रजाति के सदस्य जीन साझा करते हैं, यानी कि आनुवंशिकता के आधार पर मतलब क्या हुआ, ये जीन्स के अकॉर्डिंग हो गया, जीन के बेस पे। ठीक है, किसी भी आबादी के लिए बदलते पर्यावरण अनुकूल ढलने हेतु आनुवंशिकता विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी दूसरे पारिस्थितिक तंत्र पे अगर रहते हैं, या हम दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशन पे रहते हैं, तो हमारा जो बॉडी है या हमारा जो एडेप्टेशन है, हम कैसे उसे अपने आप को उस पर्यावरण में ढाल सकते हैं। तो ये भी हमारा जीन्स पे डिपेंड करता है, और ये पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता के लिए जिम्मेदार है, और हमारे जैव विविधता में एक अनुवांशिक विविधता भी इसी पे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, यानी किसी एक, हम मुख्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र में जेनेटिक यानी आनुवांशिकता के आधार पे विविधता देखते हैं, यानी उसका वैरायटी देखते हैं, उसे हम जैव विविधता आनुवांशिक विविधता कहते हैं। अब अधिक विविधता वाली प्रजातियों की विलुप्त होने की संभावना कम होती है। अगर मान के चलिए कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो उसमें जिस प्रजाति की जैव विविधता सबसे ज़्यादा होगी, वो प्रजाति की विलुप्त होने की संभावना थोड़ी कम होती है, और दूसरी कम और विविधता वाली प्रजातियों की जीवित रहने की संभावना कम होती है, और क्योंकि उनमें प्रतिकूल लक्षण नहीं होते, जैसे कि वंशानुगत रोग जो आबादी में फैल सकते हैं। अब आते हैं प्रजातीय विविधता के बारे में, स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में। तो प्रजातियों के स्तर पर विविधता के प्रजाति को प्रजाति विविधता कहा जाता है। यानी जब हम प्रजाति के स्तर पर, यानी प्रजाति के अकॉर्डिंग हम अलग-अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, या अलग-अलग वेरिएशंस को देखते हैं, या अलग टाइप्स को देखते हैं, तो उसे हम प्रजाति विविधता कहते हैं। प्रजातियाँ यानी स्पीशीज, प्रजाति
प्रजातियाँ जैविक विविधता का प्राथमिक मापक है। किसी दिए गए क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद प्रजातियों की संख्या को प्रजाति समृद्धि कहा जाता है। पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या समान नहीं होती। यानी कि अगर हम अर्थ में यानी पृथ्वी में कहीं भी अगर जाएँ, तो सभी जगह पे स्पीशीज़ सेम नहीं होगा। अगर हम बात करें कि इक्वेटर पे यानी अर्थ में जो इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा पे है, तो विषुवत रेखा पे जो प्रजातियों की जनसंख्या होगी वो ज़्यादा होंगी, यानी हम डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जैसे-जैसे हम विषुवत रेखा से पोलर साइड में यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, तो बायोडायवर्सिटी कम होता जाएगा, यानी जैव विविधता हमें कम दिखाई देगा। अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ हम अगर हम मूव करते हैं, जाते हैं तो। तो इस तरह पृथ्वी में सभी जगह पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में तुलना में अधिक होती है, यानी कि अगर हम एग्ज़ाम्पल पे देखें उदाहरण पे, तो वेस्टर्न घाट्स जो है हमारा इंडिया का जो पार्ट है, वहाँ पे जैव विविधता आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यानी कि किसकी तुलना में पूर्वी तट की तुलना में। तो वेस्टर्न घाट्स जो है यानी कि पश्चिमी घाट जो है वो ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है पूर्वी घाट से यानी पूर्वी तट से, ठीक है? उसके बाद एक है पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिक विविधता मतलब यानी इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारा टाइप्स होता है। हम जानते हैं कि इकोसिस्टम में भी क्या है बहुत तरह का टाइप्स है। डेज़र्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है? खारा खारा जल पारिस्थितिक तंत्र है, फिर डेज़र्ट है, मरुस्थल है, जंगल है। तो इस तरह के बहुत सारे इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो पारिस्थितिक विविधता का अर्थ है किसी भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को देखना। एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियां होती हैं, यानी एक इकोसिस्टम में बहुत सारा स्पीशीज होता है जो ऊर्जा पोषक और तत्व आदि के प्रवाह के माध्यम से एक साथ रहती हैं और परस्पर क्रिया करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत अपने पहाड़ों, रेगिस्तानों, वर्षा वनों, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के साथ दुनिया के किसी भी अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक पारिस्थितिक तंत्र विविधता रखता है। यानी हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, हमारा जो कंट्री है, ये भी एक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है? ये पूरे वर्ल्ड का लगभग 2.4% जो स्पीशीज है डाइवर्सिटी का, वो हमारे इंडिया में है। ठीक है? अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक में सामुदायिक विविधता के मुख्य प्रकार 3 स्तरों पे मापते हैं। अब ये पारिस्थितिक विविधता में एक सामुदायिक विविधता होता है। ठीक है? एक समुदाय माने कम्युनिटी बेस्ड, तो जिसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसका 3 वर्गीकरण करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। यानी अल्फा विविधता यानी अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। तो अब हम समझेंगे कि अल्फा डाइवर्सिटी क्या है, बीटा क्या है और गामा डाइवर्सिटी क्या है। तो अल्फा डाइवर्सिटी यानी कि अल्फा डाइवर्सिटी मतलब अल्फा विविधता। तो अब ये जो विविधता होगा, ये क्या होगा? ये किसी विशेष क्षेत्र, समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर पाए जाने वाली प्रजातियों की विविधता है। यानी कि मान के चलिए कि एक ये कोई एक विशेष क्षेत्र है, ठीक है? और यहाँ पे कोई एक पारिस्थितिक तंत्र है, कोई विशेष क्षेत्र में, ठीक है? तो इसमें जो भी होगा प्रजाति, तो इसके अंदर में ही जो भी विविधता देखने को मिलेगा, उसे हम अल्फा विविधता बोलेंगे, यानी अल्फा डाइवर्सिटी बोलेंगे। इसे प्रजाति समृद्धि यानी स्पीशीज रिचनेस और प्रजाति समानता यानी स्पीशीज इवननेस के आधार पर मापा जाता है। प्रजाति समृद्धि एक निश्चित क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या है। प्रजाति समृद्धि मतलब स्पीशीज रिचनेस क्या है? यहाँ पे टोटल कितने नंबर में प्रजातियां हैं, जितने सभी सभी जो नंबर है और प्रजातियों का, उसे हम प्रजाति समृद्धि कहेंगे। और प्रजाति समता क्या होगा? किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की सापेक्ष प्रचुरता यानी उनकी संख्या कितनी समान है। मान के चलिए कि यहाँ पे बहुत सारा बर्ड्स है, बहुत सारे बर्ड्स है, तरह तरह के बर्ड्स हैं, यानी तरह तरह के पक्षी हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोयल कितना है, तो अगर देखेंगे कि अगर कोयल बहुत ज्यादा है, तब हम उसे प्रजाति समता कहेंगे, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में जब हम उसको मेजर करेंगे या मापेंगे, तो उसे हम प्रजाति समता कहेंगे। ठीक है? तो ये हुआ अल्फा विविधता, जो कि किसी एक पर्टिकुलर यानी किसी एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र पे या समुदाय पे हम प्रजातियों की संख्या को देखते हैं, तब हम उसे अल्फा विविधता कहते हैं।
ठीक है? अब आते हैं बीटा विविधता में यानी बीटा डायवर्सिटी में। तो यह विभिन्न समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र के बीच के संयोजन में होने वाली है। यानी कि एक मान के चलिए ये समुदाय है या एक पारिस्थितिक तंत्र ये है, दूसरा पारिस्थितिक तंत्र ये है। ये दोनों के बीच में जो अंतर होगा या ये दोनों के बीच में जब हम कंपेयर करेंगे एक-दूसरे से तो उसको उसे हम विविधता कहेंगे, बीटा डायवर्सिटी कहेंगे। ये 2 अलग-अलग आवासीय समुदायों के बीच की विविधता है। उदाहरण के लिए एक जंगल और एक घास के मैदान में पाई जाने वाली प्रजातियों की संरचना में अंतर बीटा विविधता का था। जैसे मान के चलिए कि एक डेज़र्ट इकोसिस्टम है या डेज़र्ट का है, मरुस्थल है और ये फॉरेस्ट है या जंगल है। अब दोनों में क्या स्पीशीज़ सब एक बराबर होगा? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि डेज़र्ट में मरुस्थल के विशेषता के आधार पे वहाँ पे जीव होंगे, जीव-जंतु होंगे और वो फॉरेस्ट में, जंगल में यहाँ पे इसके आधार पे ही यानी इसके फीचर्स यानी इसके विशेषता के आधार पे ही यहाँ पे जीव-जंतु होंगे। तो दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इस तरह का जब हम डाइवर्सिटी को देखेंगे तो उसे हम बीटा डाइवर्सिटी कहेंगे। एक होता है गामा डाइवर्सिटी, तो ये एक बड़े पैमाने पे होता है यानी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पे जब हम कुल विविधता को देखते हैं तो हम पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होते हैं और उसे हम गामा विविधता कहते हैं। जैसे कि अल्फा और बीटा यानी अल्फा विविधता और बीटा विविधता दोनों को हम जब मिला के हम जब हम डाइवर्सिटी को देखते हैं तो हम उसे गामा विविधता कहते हैं। ये एक क्षेत्र में मौजूद सभी आवासियों प्रजातियों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। गामा विविधता की गणना करने के लिए किसी बड़े भू-भाग में पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिक तंत्रों जैसे जंगल, घास का मैदान, मरुस्थल आदि सब अल्फा विविधता में मिलाया जाता है। ठीक है? तो इस तरह से हम डाइवर्सिटी को देखते हैं ठीक है? अब हम बात करते हैं जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे, यानी कि थ्रेट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मेजर क्या-क्या थ्रेट्स हैं, क्या खतरा है, ठीक है? तो सबसे पहला खतरा है मानव जनसंख्या वृद्धि। जैसे-जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ेगा तो संसाधनों का माँग भी बढ़ेगा और माँग के लिए हम प्राकृतिक आवास को क्या करेंगे, खत्म करते जाएँगे, यानी नेचुरल हैबिटाट को खत्म करेंगे, जिससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होगा, ठीक है? और हमारी जैव विविधता में गिरावट आ जाएगी। सेकंड हम देखते हैं, ये दूसरा क्या हमारा आवासीय अतिक्रमण और क्षति। हम समय के साथ-साथ क्या कर रहे हैं, जंगल, ज़मीन सभी को कटाई कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी जीव-जंतु रहते हैं, हम उनके आवास को भी कम करें, ख़त्म करें, जिससे वहाँ पे अनेक तरह की प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही है। फिर क्या है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। हम जैसे-जैसे प्रदूषण को हमारे द्वारा जैसे बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे हमारा क्लाइमेटिक पैटर्न जो है वो भी खराब हो रहा है और हाँ, इस पे जो भी हमारा पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन है वो बिगड़ रहा है, जिससे जो जो भी प्रजातियाँ हैं वो अपनी जगह से पलायन कर जा रहे हैं। उसके बाद क्या है अति-दहन। अगर हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा हम अति दोहन करेंगे यानी ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, चाहे वो मछली पकड़ना हो, शिकार करना हो, लकड़ी काटना हो, तो ये सब से भी हमारा पर्यावरण क्या है या हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो उसके नुकसान पहुँचता है और जैव विविधता का नुकसान होता है। फिर आक्रामक प्रजातियाँ, अगर हम जानबूझकर या गलती से कोई गैर देशों से प्रजातियाँ लाकर अपने देश में उसे हम रखते हैं या संरक्षण करते हैं तो उन्हें हम आक्रामक प्रजातियाँ कहते हैं, ठीक है? ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि अगर हम किसी दूसरे गैर देशी प्रजातियों को अपने देश में लाकर हम उसे संरक्षण करेंगे या उसे हम रखेंगे तो उससे हमारे यहाँ के जो नेटिव स्पीशीज़ है यानी हमारे यहाँ के जो मूल मूल जो प्रजातियाँ हैं वो धीरे-धीरे नष्ट होते जाएँगे। तो ये हमारा जो जैव विविधता है उसका नष्ट करने का ये सब सारा खतरा है या क्रियाकलाप से। जैसे कुछ आक्रामक प्रजातियाँ के नाम हैं जैसे जलकुंभी, तो जलकुंभी भी गैर देशों से हमारे इंडिया में लाया गया था। लैंटना कैमरा जिसे हम पुटूस कहते हैं, तो ये पुटूस का जो फूल है, ये यानी ये पौधा है, ये भी दूसरे जगह से लाया गया था। ये हमारे इंडिया का नहीं है, तो ये सब आक्रामक प्रजातियाँ हैं। फिर कांग्रेस घास यानी कांग्रेस ग्रास, ये भी आक्रामक प्रजातियाँ हैं, यानी एलियन स्पीशीज़ है। फिर नीलपर्च, ये एक मछली ठीक है? ये अफ़्रीका से हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो जलकुंभी है ये ब्रिटिश कॉलोनियल समय में हमारे इंडिया में लाया गया था। तो इस तरह कई सारे प्रजातियाँ हैं जो हमारे भारत में विदेशी जगहों से लाके हमारे भारत में यहाँ पे उन्हें अडॉप्ट किया गया और रखा गया है। ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो जैव विविधता है वो भी यहाँ का हमारा खराब हो रहा है। यहाँ के जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं वो भी धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही हैं और या विलुप्त होती जा रही हैं। तो इन सभी से हम हमारे बायोडायवर्सिटी को बहुत ज़्यादा खतरा है।
क्योंकि हमें बायोडायवर्सिटी को बचाना चाहिए, क्योंकि बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता से हमें काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल एनवायरोसाई सिम्प्लीफाइड। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।